Alright. So basically in the last class हमने क्या चीज डिस्कस करी थी? We had started talking about the offenses relating to marriage. ठीक है, सेक्शन 493 496 पे हमने बेसिकली डिस्कस किया था. 493 में we had seen that how when a female, ठीक है, she is duped, she is deceitfully made to believe that she is the lawfully wedded wife of a person, so that the person can get her to cohabit with him, then in that particular case the offense under section 493 is created. ठीक है, उसका पैरेलल हमने बोला था फॉल्स बिलीफ इन मैरिज. उसका पैरेलल हमने क्रिएट किया था 496 के अंदर, जहां पे वी हैड सीन दैट इफ अ पर्सन probably goes through the ceremonies of the marriage knowing fully well that a lawful marriage has not resulted, then in that particular case it is considered as section 496, offense under section 496. ठीक है, तो ये दोनों डिसेप्शन एंड मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस थे. ठीक, अब आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वी विल टॉक अबाउट बाइगेमी. ठीक है, तुमने पढ़ रखा है अंदर बाइगेमी हिंदू लॉ, बट अदरवाइज बाइगेमी हैज नॉट बीन dealt with by me in detail under IPC अभी, ठीक है, कल की क्लास में. अब when you talk about this particular offense or under IPC, you will realize one thing, that बाइगेमी का जो एक बेसिक क्राइटेरिया है, जब आप पढ़ो, पहले सेक्शन पढ़ो, प्रोविजन पढ़ो, सेक्शन 494 पढ़ो, व्हाट इज द प्रोविजन से. क्या बोलता है? व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑफेंस? क्या होना चाहिए? ठीक, और एसेंशियल्स बोलो, शॉर्ट में बोलो, एसेंशियल्स क्या है अपने आप बताओ. He, why he? When a person who has a spouse living and a valid and subsisting marriage marries another person, then it is said to have, he or she is said to have committed the offense of bigamy. एक लाइन में, ठीक है. अब ये तो एक सिंपल सी लाइन हमने जो बोल दी कि हाँ ठीक है, एक पर्सन का स्पाउस लिविंग है या उसकी मैरिज सब्सिस्टिंग है, उस केस में वो अगर रीमैरिज कर रहा है तो ऑफेंस ऑफ बाइगेमी कमिट हो रहा है. ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्सिस्टिंग? क्या होता है, क्या मतलब हुआ? क्या होना चाहिए मैरिज को? It is very much in existence, whether or not parties are living together, whether or not they have been judicially separated or not, it doesn't make a difference. They are married. In the eyes of law, they are holding the position of husband and wife. If that is the case, then in that particular case, the person cannot remarry. ठीक है, तो अब यहाँ every man, sorry, whoever having a husband or a wife living marries in any case in which such marriage is void. इस लाइन का क्या मतलब? marries in any case in which such marriage is void. क्या मतलब? हम्म. हम्म. मतलब सिंपल से एक लाइन में समझो ना, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, एक फ्रेज यहाँ पे या ऊपर का समझ में आ गया, whoever having a husband or a wife, मतलब this provision is applicable to both the parties. ठीक है, marries in any case in which such marriage is void. marries in any case in which such marriage is void का एक लाइन में क्या मतलब हुआ? हर वो केस जहां पे पर्सनल लॉ या लोकल लॉ उस मैरिज को वॉइड रेंडर कर रहा है, केवल उस केस में वो मैरिज बाइगेमस मैरिज के लिए लाइबल होगी. क्या मतलब हुआ कि हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट रेंडर्स द सेकंड मैरिज वॉइड,
इसलिए वो बाइगेमस मैरिज यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो बाइगेमस मैरिज, बाइगेमस मैरिज कौन सी मैरिज है एक्चुअली, क्वेश्चन ये है यहाँ पे। बाइगेमस मैरिज वो मैरिज है जिसको किसी पर्सनल लॉ ने या लोकल लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, तो ही उस केस में बाइगेमी का ऑफेंस क्रिएट होगा। विच इज वाई अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ बाइगेमी का ऑफेंस इज नॉट क्रिएटेड अप टू, because up to 4 marriages the marriages are not void, but at the same time fifth marriage is void. So the moment the man encounters fifth marriage he will commit bigamy. ठीक है, अंडर हिंदू लॉ नाइदर मेल नॉर फीमेल, दोनों में से कोई भी एक साथ शादी नहीं कर सकते हैं। तो द मोमेंट आइदर ऑफ द मैन और द फीमेल दे एंटर इनटू अ सेकंड मैरिज, वो सेकंड मैरिज पर्सनल लॉ वॉइड डिक्लेयर कर देगी, तो उस वजह से वो मैरिज बाइगेमस बन जाएगी, इसलिए वो मैरिज यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, मुस्लिम लॉ के अंदर द मुस्लिम मेल हैज अ लग्जरी ऑफ गेटिंग मैरिड अप टू 4 times, so that is why it is not a bigamous marriage. But would a Muslim female have that same luxury? No. So the moment she marries again, second marriage is what according to Muslim law? Void. Then that is the reason that marriage will fall under this particular provision. समझ में आया? So the personal law or the customs or the rights, अब इसी को दूसरे तरीके से यहाँ पे ये भी समझो, हिंदू लॉ के अंदर अगर किसी ने या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर या किसी और लॉ के अंदर कोई कस्टम्स है या किसी कम्युनिटी के ये है यूसेजेस हैं जो परमिट करते हैं बाइगेमस मैरिज, तो उस केस में वो पर्सन लायबल नहीं अंडर द प्रोविजन। समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड याद रखना जरूरी है कि केवल उन केसेस में जहां पर सेकंड मैरिज वॉइड हो रही है बाइगेमी का ऑफेंस अराइज हो रहा है, जहां सेकंड मैरिज वॉइड नहीं हो रही है किसी भी रीजन से, वहां पे बाइगेमी का ऑफेंस अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो कहेंगे हाँ, whoever having a husband or a wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife. Void क्यों है? क्योंकि it is taking place during the life of husband or wife. ठीक है, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ठीक है, अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन का भी चार्ज लग सकता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्या है एक्सेप्शन? क्या है? अगर मैरिज को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कौन सी मैरिज, फर्स्ट मैरिज को, अगर फर्स्ट मैरिज को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो जो सब्सिक्वेंट मैरिज होगी वो वॉइड नहीं होगी और वो बाइगेमस नहीं होगी, पर्सन बाइगेमी के लिए लायबल नहीं, provided the first marriage has been declared void by the competent court. Number 1. Number 2, यहाँ पे आएंगे, if a person contracts a marriage after 7 years when the person has not heard from the spouse for the past 7 years. ठीक है, अब इसमें 2-3 क्वालिफिकेशंस। पहला स्टेटमेंट क्या है? if such a husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continuously absent from such person for the space of 7 years. तो कंटिन्यूसली एब्सेंट होना चाहिए स्पाउस को 7 साल के लिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, shall not have been heard by such person as being alive within that time. जो स्पाउस है उसने दोनों के बीच में, फर्स्ट स्पाउस के बीच में और जो पर्सन रीमैरी कर रहा है उन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में ये पता नहीं चलना चाहिए दैट दैट पर्सन हैज बीन हर्ड टू बी अलाइव फॉर द पीरियड ऑफ 7 years. नंबर 2. नंबर 3, the person contracting such subsequent marriage shall before the marriage takes place inform the person with whom the marriage is being contracted of the real state of affairs. मतलब जिससे subsequent शादी करने जा रहा है, वो जा रही है, उसको सारी बात बतानी चाहिए that I was previously married for the past 7 years. My other spouse, I have not heard from my other spouse. I am not aware of the fact that he or she is alive or dead. समझ में आया? अब यहाँ पर हिंदू लॉ के अंदर जब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, एक चीज हमारी क्या समझ में आई, ये एक एक्सेप्शन क्रिएटेड,
क्या एक्सेप्शन क्रिएटेड है 494 का कि अगर एक्स पर्सन है, उसकी पहले मैरिज हो चुकी है और जिससे पहले मैरिज हुई है उससे उसने पिछले 7 साल में उसका कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या नहीं, अलाइव है या नहीं, एंड देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज अलाइव, इसको हम कहते हैं सिविल डेथ। ठीक है, तो जब सिविल डेथ का एस्पेक्ट अराइज होता है तो उस केस में जब रीमैरिज कर ली जाती है आफ्टर 7 years, then the offense of bigamy is not created. ये बात यहाँ के प्रोविजन से समझ में आ गई। अब अगर हिंदू लॉ पढ़ा होगा तो हिंदू लॉ क्या कहता है, that if a person has not been heard of for past 7 years, ठीक है, जिससे वो नॉर्मली कांटेक्ट करता उससे कांटेक्ट नहीं किया है, then in that particular case it arises as a ground of divorce. ये सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है। सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, presumption of death arises when a person has not been normally heard from by the people he would normally speak to for past 7 years. सब ये सारे प्रोविजंस अपनी अपनी जगह पर है जो हम 3 प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जब 7 साल तक आपने अपने पहले स्पाउस से बात नहीं करी, आपको नहीं पता वो अलाइव है कि नहीं, और आपने सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करी, तो आप बाइगेमी के लिए लायबल नहीं, ठीक है। बट डज दिस मीन दैट द सेकंड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज? विल दिस प्रोविजन, मैंने क्या बोला कि ये प्रोविजन क्या कर रहा है, बाइगेमी के प्रोसिक्यूशन से ऐसे पर्सन को बचा रहा है जिसने अपने पहले स्पाउस से पिछले 7 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है जिसके बीच, ठीक है, तो उसका प्रोसिक्यूशन फॉर बाइगेमी नहीं है, ठीक। पर क्या इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो सेकंड मैरिज हुई है वो वैलिडेट हो जाएगी? नहीं, ठीक है। अंडर द पर्सनल लॉ ऑटोमेटिकली सेकंड मैरिज वैलिडेट नहीं होती है। It is better, although the question cannot be raised by any person, but if the first spouse comes back, the first spouse can challenge the validity of the marriage. समझ में आई बात? क्या हुआ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट मैरिज वैलिडेट नहीं होगी, केवल इम्यूनिटी क्या चीज से मिल रही है, प्रोसिक्यूशन से, फ्रॉम बाइगेमस मैरिज। It will not have, this provision does not have the effect of validating the second marriage, where the second marriage has been contracted without taking the ex parte divorce from the first missing spouse, ठीक है। तो टू बी ऑन अ सेफर ऑप्शन, जब तुम प्रैक्टिकली इस चीज को पढ़ोगे, when read with Hindu law, particularly section 13 of Hindu law, you will understand। वरना अगर ऐसा होता कि हमने प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी कर लिया, हमने ये भी कह दिया कि ये जो क्लॉज है बाइगेमी प्रोसिक्यूशन भी बचा रहा है, और इसको हम एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि सेकंड मैरिज वैलिडेट हो गई, ठीक है। तो ग्राउंड, डिवोर्स का ग्राउंड चाहिए क्यों? फिर तो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं चाहिए ना। फिर हमने सेक्शन 13 के हिंदू मैरिज एक्ट में एब्सेंस ऑफ 7 years को डिवोर्स का ग्राउंड बनाया है, क्यों? आप मत लो फिर डिवोर्स, ऐसे ही शादी कर लो, तो वो नहीं है। Under Hindu Marriage Act, you will have to take the divorce, and then in that particular case, the subsequent marriage can be contracted even where the person, the first spouse, has been missing for past 7 years. Validity of the marriage के point of view से मैं बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक prosecution from for in case of bigamy की बात है, such a person is protected from the criminal offense, but civil liability create होगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी, that will depend upon the facts and circumstances. The safer option for such in such cases is to first take the divorce and ex parte divorce decree ले लो, और उसके बाद में you contract the second marriage because the decree of divorce can be granted, ठीक है। तो this is the conjunction between the Hindu law and the criminal। समझ में आ गया श्रेया? क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो ये इसका एस्पेक्ट है। अब जहां तक बात करी जाती है एक्सेप्शंस की, अगर आप एक्सेप्शंस टोटली देखेंगे तो क्या हो जाएंगे। पहला एक्सेप्शन क्या है, द मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड void, point number 1। point number 2, the person has not heard from the spouse, does not know whether the spouse is living for the past 7 years। और तीसरा एक्सेप्शन जो इसमें नहीं लिखा है विदाउट सेइंग, क्या हो जाएगा, where a valid decree of divorce has been taken। जहां डिवोर्स हो चुका है वहां आप कितनी भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करो, सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ता, right? Where a valid degree of divorce has been taken, will this divorce include the customary divorce? तुम बताओ। yes, कस्टमरी डिवोर्स क्या होता है, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं जो हिंदू लॉ और आईपीसी का ये ओवरलैपिंग प्रोविजन है। तो जुडिशरी के एग्जाम्स में पर्टिकुलरली
कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करने हैं। कस्टमरी लॉ के अंदर डिवोर्स होता है, डिवोर्स नॉर्मल केसेस में हिंदू लॉ के अंदर कहाँ होता है, आप कोर्ट में फाइल करते हो जाके डिवोर्स, वहां आपको डिक्री ग्रांट होती है वन ऑफ द ग्राउंड्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे जट कम्युनिटी हो गई और कम्युनिटीज हो गई जो कस्टमरी फॉर्म यानी आउटसाइड द कोर्ट आल्सो डिवोर्स को ग्रांट करते हैं। तो क्या ऐसे डिवोर्स की मान्यता है? अगर ऐसा डिवोर्स हो चुका है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ, देन इन दैट केस सेकंड मैरिज कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट हैविंग टेकन द लीगल डिस्कोर्स फॉर द जुडिशियल फॉर द डिवोर्स एट द फर्स्ट। ठीक है, तो ये एक इसका ये एस्पेक्ट हो गया। तो 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब हम असेंशियल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो प्रोविजन था जो हमने समझा। ठीक, अब असेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन रेड विद द हिंदू मैरिज एक्ट and the other Muslim personal law or the other personal law, you will come to one final realization that point number 1, the person should have been validly married already. Validly married मतलब उसकी जो पहली मैरिज है उसको सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सारे एसेंशियल्स को फुलफिल करना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए शादी करने के लिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं होनी चाहिए, सपिंदा रिलेशनशिप से पार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज आर फुलफिल्ड, पॉइंट नंबर 1, देन प्लस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रॉपरली सेरेमनीज ऑब्जर्व करी जानी चाहिए। ठीक है, दैट इज द मैरिज शुड बी ड्यूली सोलेमनाइज्ड। ये मैं अभी खाली फर्स्ट मैरिज की बात कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट मैरिज के क्या कंडीशंस है, सेकंड मैरिज के क्या कंडीशंस है। ठीक है, फर्स्ट मैरिज के क्या कंडीशंस है, मैरिज को वैलिडली सोलेमनाइज होना चाहिए। वैलिडली सोलेमनाइज होने का क्या मतलब हो गया कि जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है मैरिज की, ठीक है, जैसे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर भी वो मैरिज तो किसी ऐसे ग्राउंड में बातिल या फसीद नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे ग्राउंड्स में नहीं फॉल करना चाहिए कि वो वॉइडेबल हो। अकॉर्डिंगली हिंदू लॉ में भी उस मैरिज को वॉइड नहीं होना चाहिए एज प्रोवाइडेड अंडर द हिंदू एंड द मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब यहाँ पर लिखने के लिए आप लोगों को सेक्शन नंबर याद करने की पर्सनल लॉ की जरूरत नहीं है, बट एक पॉइंट क्या याद करना जरूरी है कि उस मैरिज को वैलिड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉ। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, उस मैरिज को ड्यूली सोलेमनाइज होना चाहिए विद द प्रॉपर सेरेमनीज। ठीक, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे उसकी बहुत रेलेवेंस नहीं है, बट वो फैमिली लॉ में भी यूज हो सकता है। ठीक है, वो ये पोर्शन है जहां पे सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का क्या मतलब होता है। सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का मतलब होता है सेलिब्रेटिंग द मैरिज विद प्रॉपर सेरेमनीज। ठीक है, अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि क्या सेरेमनी है जो एसेंशियल है, क्या बोलोगे? How will you answer? No, that is no. That is what you can't do. Why? Because कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि सप्तपदी एंड दत्ता होमम, ठीक है, दत्ता होमम यानी आई डोंट नो व्हाट सेरेमनी इज होमम। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है, ये होमम है। ठीक है, होमम दत्ता होमम ये अलग सेरेमनी है। होमम दत्ता होमम इज अ सेरेमनी इन दी मैरिज। ठीक है, होमम की जो ये सप्तपदी प्लस होमम की जो ये सेरेमनी है, ठीक है, दिस इज एन एसेंशियल सेरेमनी अनलेस द पार्टीज प्रूव कि हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी में जिसमें हम मूव कर रहे हैं या जिस कास्ट को हम बिलोंग कर रहे हैं वहां पे ये एसेंशियल सेरेमनी नहीं है। तो ये क्या याद रखना है कि सप्तपदी एंड होमम विल फॉर्म एसेंशियल सेरेमनीज अनलेस द पार्टीज कैन एस्टैब्लिश दैट दिस इज नॉट एन एसेंशियल सेरेमनी इन आवर कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी है, उसके सेरेमनीज है कि लड़का घर पे आता है उसको फिर कुछ हाथ में दिया जाता है, समथिंग समथिंग दे हैव। ठीक है, अनदर कम्युनिटीज देयर उसमें क्या है दैट द बॉय ही इज मेड टू सिट इन द वरांडा, द गर्ल कम्स, शी टेक्स द 7 फेरास ऑफ द बॉय, then she sits next to him, then they go in a separate room where they tie some knot or something, then they come out and then some another ceremony takes place। ये पूरी सेरेमनी होनी चाहिए तभी वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। इसमें सप्तपदी तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, व्हाट इज सप्तपदी? No, 7 steps is one ceremony. Saptapadi is after that the 7 steps that are taken together, maybe or may not be around the fire। ठीक है, तो वो अलग अलग सेरेमनी है, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये ऑब्जेक्टिव, ये कई बार सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया है। आनंद कारज की सेरेमनी क्या होती है, प्रायन की सेरेमनी क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन इज यहाँ पे कुछ सेरेमनीज के मैंने डिटेल में थोड़ा सा जो केसेस में पूछे गए हैं पर्टिकुलर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द रेड्डी कम्युनिटी व्हाट इज द मेन सेरेमनी, टाइंग ऑफ द मंगलसूत्र
एंड थ्रोइंग ऑफ द राइस। ठीक है, तो ये सेरेमनीज होनी जरूरी है। जो भी आपकी नेसेसरी सेरेमनी है, आपकी कम्युनिटी में जो भी नेसेसरी सेरेमनी है, दैट शुड हैव बीन ड्यूली ऑब्जर्व्ड। द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट मैरिज हैज टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन विदाउट फेल इन स्ट्रिक्ट मैनर। ठीक है, ये प्रूव करना प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो पहली मैरिज थी वो परफेक्टली वैलिडली सोलेमनाइज थी, उसमें कोई ढील नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पहली मैरिज का समझ में आ गया क्या होना चाहिए, वैलिड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ प्लस ड्यूली सोलेमनाइज्ड अंडर द पर्सनल लॉ, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब आ जाओ दूसरी मैरिज के ऊपर। दूसरी मैरिज में क्या प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है, वैलिड तो प्रूफ करेगा नहीं, क्योंकि वैलिड तो है नहीं, क्योंकि बाइगेमस मैरिज तो वही है जो वॉइड है, तो वैलिडिटी प्रूफ करने का तो मतलब ही नहीं उठता है प्रोसिक्यूशन के लिए। बट प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट द मैरिज हैज बीन ड्यूली सोलोमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एज वेल। यानी जैसे पहली मैरिज को ड्यूली सोलोमनाइज किया गया था, वैसे ही सेकेंड मैरिज को भी ड्यूली सोलोमनाइज किया गया है। प्रोसिक्यूशन को ये स्टैब्लिश करना मैंडेटरी। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ दो चीजों का है, दैट दिस पर्सन वाज मैरिड, the prosecution has to prove the validity of the first marriage, the prosecution has to prove the validity of the second marriage as well. Solemnization of the second marriage, validity plus solemnization of the first marriage and solemnization of the second marriage. Solemnization word over here means celebrating the marriage with proper ceremonies. Prosecution के ऊपर ये burden of apply करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें मेंसरिया क्या है, यहाँ पे क्या दिया है मेंसरिया, कोई मेंसरिया दिया है प्रोविजन, कोई मेंसरिया नहीं दिया है, कोई मेंसरिया नहीं दिया है ना, वो तो 495 में, 494 बाइगेमस मैरिज तो 494, 494 का चार्ज कौन ला सकता है, फर्स्ट वाइफ की सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ। तो अब सेकंड 495 तो सेकंड वाइफ का ऑप्शन है जहां उसने छुपाया है फ्रॉडलेंटली। फर्स्ट वाइफ के पास में इंटेंशन प्रूफ करना क्या है सर, मेंसरिया क्या है यहाँ, जो इंसान दूसरी शादी कर रहा है दिमाग में कुछ तो रख के कर रहा है ना, क्या रख रहा है वो दिमाग में, violation of the law which is prohibiting him from getting into second marriage. So the mens rea over here is violation of the law, ना deceit ना fraudulence ना और कोई mens rea। mens rea यहाँ पे ये है कि I have to violate this particular law and enter into a subsequent marriage। ठीक है, समझ में आया। अब अगर किसी के पास में mens rea नहीं, मतलब वो इंटेंशनली दूसरी शादी में एंटर नहीं कर रहा है, तो क्या हो, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है दूसरी शादी में एंटर करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर वर्सेस टॉल्सन का केस हुआ, ठीक है, इस केस में क्या हुआ, देयर वाज अ फीमेल, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर शी गॉट मैरिड, टॉल्सन थी मिस टॉल्सन, शॉर्टली आफ्टर शी गॉट मैरिड शी वाज लेफ्ट बाय हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड छोड़ के चले गए। ठीक है, कुछ टाइम बाद उनको पता चला कि वो अमेरिका वॉर में गए थे, वहां उनकी डेथ हो गई, ये उनको न्यूज मिली ऐसे, ठीक है, क्रेडिबल न्यूज मिली उनको कि उनकी डेथ हो चुकी। She waited for quite good 6 years before entering into second marriage. 6 साल बाद, 6 साल तक उनके हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, हस्बैंड छोड़ चुके थे, छोड़ने के बाद ये न्यूज मिली कि वो मर चुके हैं। ठीक है, अब 6 साल तक उनका उनके हस्बैंड से किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं था। 6 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जैसे ही दूसरी शादी करी द फर्स्ट हस्बैंड केम बैक एंड शी वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। तो दूसरी शादी तो करी थी, तो एक्टर्स रियस तो था, क्योंकि यहाँ एक्टर्स रियस क्या है, द पर्सन शुड एंटर इनटू द सब्सिक्वेंट मैरिज एंड द फर्स्ट स्पाउस शुड बी अलाइव। डिवोर्स उन्होंने लिया नहीं था, शी हैड एंटर्ड इनटू अ सब्सिक्वेंट मैरिज। ठीक है, तो विल शी बी लायबल फॉर बाइगेमी? The court said that she had committed the actus reus, yes, but what was lacking was the mens rea. Did she intend to commit the bigamy? Did she have that knowledge कि मैं बाइगेमी करने जा रही हूँ? Was there any reason to believe that she was going to commit a bigamy?
Neither did she have an intention nor knowledge, not even a reason to believe that the second marriage that she was entering into was a bigamous marriage. So the court acquitted her on the ground of absence of mens. Understood? So under IPC, for the offense of section 494 to come into being, both actus reus and mens rea have to be present. ठीक है? कैसे? actus reus क्या होना चाहिए? आप लाख दिमाग में सोच लो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, बट जब तक आपने दूसरी शादी करी नहीं, तब तक आपने कुछ गलत किया नहीं, mens rea होगा, ठीक है, बट actus reus नहीं है। और एक्टस रियस है भी, पर आपको वैलिडली लग रहा है कि आप डिवोर्स हो। जैसे इसी में एक केस और है, कोचू मोहम्मद कुंजू इस्माइल वर्सेस मोहम्मद कदेजा, ये केरला हाईकोर्ट का केस है 1959 का, ठीक है। इसमें द फीमेल हु एंटर्ड इनटू द, शी वाज अ मुस्लिम वुमन हु एंटर्ड इनटू द मैरिज, सेकंड मैरिज, वाज अंडर द प्रिटेक्स्ट कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और सही तरीके से हुआ है, लॉफुली मैं डिवोर्स्ड हूँ, अंडर दिस इंप्रेशन शी गॉट मैरिड अगेन, but the fact what was that she was never lawfully divorced, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने होल्ड किया कि नहीं, इट्स ओके, यू हैव नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी बिकॉज देयर वाज नो मेंस rea, ठीक। पर यहाँ पे देयर कम्स अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेंस rea एंड द मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। जैसे दूसरा केस क्या हुआ, उसमें द वुमन got separated by फस्क, अब फस्क मुस्लिम वुमन थी, she got separated by फस्क। अब फस्क क्या होता है, मुस्लिम लॉ के अंदर दो तरीके से सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। एक होता है डिवोर्स, तलाक, जिसे हम जानते हैं। दूसरा होता है फस्क। फस्क वो होता है जहां पर जुडिशली एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड से तलाक नहीं प्रोनाउंस हुआ है, पर इमाम ने, जो मॉस्क के हेड होते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आप जुडिशली सेपरेटेड, उसको फस्क कहते हैं, ठीक है। तो शी गॉट सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फस्क, थिंकिंग दैट फस्क वाज इक्विवेलेंट टू तलाक, शी एंटर्ड इनटू अनदर मैरिज। कोर्ट ने कहा दिस इज मिस्टेक ऑफ, फस्क इज नॉट इक्विवेलेंट टू तलाक, तलाक हैज टू टेक प्लेस, फस्क इज इक्विवेलेंट टू जुडिशियल सेपरेशन। समझ में आया? तो यहाँ पर ये चीज, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन whether the person is reeling under the mistake of law or mistake of fact. Mistake of fact will not create the offense of bigamy, but mistake of law will create the offense of bigamy. अब जैसे सिंपल सी बात है, हिंदू लॉ में आपको पता है तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होता है, ठीक है। अब कोई पर्सन कहे अरे मैं तो तलाक 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 कह दिया, हो गया तलाक, अलग हो गया, चलो जाओ, नहीं हो सकता ना, दिस इज मिस्टेक ऑफ लॉ। अभी आफ्टर शायरा बानो's केस, तलाक 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 कहने से भी तलाक नहीं होगा। इफ अ पर्सन गिव्स अ ट्रिपल तलाक, then in that particular case will that dissolve the marriage? No. If the parties remarry, will they be liable for bigamous marriage? Yes. Why? Because that is mistake of law, not mistake of, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है कि mistake of fact will be excusable because there is no mens rea, but mistake of law will not be excusable and the person will be liable for having committed the bigamy, ठीक। तो ये बाइगेमी का इससे रिलेटेड एस्पेक्ट हो गया। अब ये बताओ मुझे कि अंडर हिंदू लॉ, यूर अवेयर, ठीक है, याद करना, ये सेक्शन में से याद रखना, सेक्शन 17 makes bigamous marriage a punishable offense and it says that it will be a punishable offense under section 494 and 495, ठीक है। what about the Muslim law? Muslim law we have already discussed, ठीक है, that a Muslim male is not liable for bigamous marriage up to 4 marriages, but once he contracts the 5th marriage, it being a void marriage, under the Muslim personal law he will become liable for a bigamous marriage. A Muslim female cannot contract the second marriage also. The moment she contracts a second marriage, it will become a bigamous offense under section 494, ठीक है। What about special marriage act? Let's say special marriage act में एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है, दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी। उसके बाद में मुस्लिम जो लड़का है उसने कहा आई कैन टेक वाइफ्स अप टू 4 females, I will marry again, he gets married again to another girl। बात समझ में आई? मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम गर्ल है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अप टिल 4 wives द मुस्लिम मेल कैन गेट मैरिड विदाउट गेटिंग चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, ठीक है। पर यहाँ पे मैं दूसरी सिचुएशन क्या दे रही हूँ कि अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट द मुस्लिम मेल गेट्स मैरिड टू अ फीमेल, हिंदू फीमेल। ये बताइए आप लोगों को, इंटर रिलीजन मैरिज जो भी होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होगी, पर्सनल लॉ के अंदर नहीं होगी,
ठीक है, अब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मुस्लिम मेल और हिंदू फीमेल की शादी हो गई. द बॉय सेज आई बीइंग अ मुस्लिम मेल I want to take 4 wives, I will take the second wife. Will he be prosecuted for bigamy? Why? Very good. Special Marriage Act, Section 43 and 44 make the second marriage as a bigamous marriage. Once you have married under the Special Marriage Act, you are not allowed to take another wife or husband according to any personal law whatsoever. The personal law stops acting vis-a-vis the marriages. नहीं, उनका जो सक्सेशन होगा वो भी इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत होगा. उनकी जो डिवोर्स होगी वो इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर की प्रोविजंस लग जाएंगे उसमें. ठीक है, तो वो फॉलो ही नहीं होगा इसी वजह से तो. वरना पर्सनल लॉ तो प्रोटेक्ट कर ही रहा था ना मुस्लिम में, यहाँ नहीं करेगा क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट क्लियरली लेड डाउन. अच्छा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेकंड मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट? इज इट वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल? वॉइड. सो वॉइड मैरिज तभी तो पनिशेबल. इसीलिए मैं बार बार उस पोजीशन पे हाफ कर रही हूँ. बाइगेमी क्यों ऑफेंस क्रिएट कर रहा है? क्योंकि वो मैरिज वॉइड मैरिज है. ठीक है, तो जो भी जहां भी जिस भी लॉ के अंदर कोई मैरिज वॉइड मैरिज हो जाएगी वो मैरिज बाइगेमस मैरिज हो जाएगी. वॉइड क्यों हो रही है? बिकॉज दी फर्स्ट स्पाउस इज लिविंग. समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, आप लोग अपने फोन से लॉगिन कर लो. एक छोटा सा चार्ट है, ये बना लो. ये ये हाँ, रिक्वेस्ट नहीं आई मेरे पास. हो गया तुम्हारा रिक्वेस्ट सेंड है? शेयर कर आगे, तुम शेयर से शेयर करो. अजीब है क्या? सब में दिखिए ना. नहीं, भाग की शादी करने का मतलब शादी की पार्टी नहीं देते हैं, पर बाकी तो करते हैं ना. रजिस्ट्रेशन इज एज गुड एज अ सेरेमनी. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन, ये कंफ्यूजन क्यों करो अपना. रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट मैरिज. समझ में आया? कोर्ट मैरिज जो हो रही है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर. स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होने के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान दो अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं. They can belong to the very same religion, very same caste. They only choose to get married through court marriage, and that court marriage will take place under special marriage act. You understand this? ठीक है, पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा उन लोगों पे, बट कुछ एस्पेक्ट जैसे इनहेरिटेंस हो गया, ये वो सब चीज हो गई, वो जब हिंदू लॉ पढ़ोगे तब पढ़ूंगी मैं भी चीज में. ठीक है, पर दे विल, अगर वो वैसे नहीं कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज नहीं कर रहे हैं, देन दे हैव टू, यही तो सारा पॉइंट है यहाँ पे, दे हैव टू नेसेसरीली ऑब्जर्व द नेसेसरी सेरेमनीज. और उसका प्रूफ होना चाहिए कि दे हैव ऑब्जर्व द नेसेसरी सेरेमनीज.
ऑफ अ वैलिड मैरिज। ठीक है। जहाँ पे ये ऊपर वाले एसेंशियल्स के दोनों पॉइंट लिखे हैं, द अक्यूज्ड हैड ऑलरेडी मैरिड, सच मैरिज वाज लीगल, ठीक है, और द पर्सन विद हुम ही इज मैरिज स्टिल वाज स्टिल अलाइव। इसको इसको तीनों को एक ब्रैकेट में सा बना के 2 पॉइंट्स है वहीं पे ऐड लो। द फर्स्ट मैरिज शुड बी वैलिड प्लस ड्यूली सोलमनाइज्ड, वैलिड प्लस ड्यूली सोलमनाइज्ड। फर्स्ट 3 पॉइंट्स का समराइजेशन क्या हो गया कि द मैरिज शुड बी वैलिड प्लस ड्यूली सोलमनाइज्ड। नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज नॉट एन एसेंशियल सेरेमनी एट ऑल। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज, बस। उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। ये बना लिया सुरांशु, बना लिया तुमने? अब देखो, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाइगेमी के एसेंशियल्स वगैरह लिख लेते हैं थोड़े बहुत, बाकी मैं केसेस भेज दूंगी डिटेल में सब कुछ। बाइगेमी हेडिंग डालो, सेक्शन 494 एंड 495। अगर ऑब्जेक्टिव में ऑफन क्वेश्चन आएगा कि बाइगेमी ऑफेंस कहाँ दिया गया है, बाइगेमी का प्रोविजन कौन सा है, तो सिर्फ 494, ठीक है। 494 इज एन एक्सटेंशन ऑफ 494, बट बाइगेमी एज एन ऑफेंस हैज बीन ट्रीटेड अंडर ओनली सेक्शन 490, ठीक है। सेक्शन 494 हेडिंग डालो इसमें। इफ एनी पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग,
If any person having a spouse living, comma, marries under circumstances where the marriage is void by reason of it taking place during the lifetime of husband or wife of the formal marriage commits the offense of bigamy. Thus, when a subsequent marriage has been declared to be void by personal law or special law, by personal law or special law governing the marriage, governing the parties, governing the parties, then such subsequent marriage becomes a bigamous marriage and the person contracting such bigamous marriage is liable for punishment under section 494. के बाद हेडिंग डालो essential ingredients of offense of bigamy. पहला पॉइंट लिखो, the accused spouse had already been married. Second point, while the first marriage was valid and subsisting, the spouse contracted the second marriage. Third point, second marriage must have been properly solemnized. Third, second marriage must have been properly solemnized. Third point हो गया? That is essential ceremonies such as Datta Home and Saptapadi. Datta Home, HOMA, home, and Saptapadi or other necessary ceremonies
as required by personal laws governing the parties had been duly performed. Fourth point, both first and second marriage must be validly solemnized in case either of the marriage is not valid. Or validly solemnized. Section 494 will not be attracted. Next, exemption under section 494. पहला point देखो. The first marriage has been declared. The first marriage has been declared void and annulled by a court of competent jurisdiction. Second, when the husband or wife has been continuously absent for a period of 7 years or more. इसी का सब पॉइंट लिखो पहला. इस पॉइंट का सब पॉइंट लिखो. The absent spouse must not have been heard of. The absent spouse must not have been heard of as being alive within that period by the other party. Second sub point, the party remarrying must inform the fact of first marriage and absence of first spouse to the person he or she is remarrying क्या. तीसरा मेन पॉइंट लिखो. ये 2 पॉइंट सेकंड का सब पॉइंट्स खत्म हो गए. तीसरा मेन पॉइंट, a valid divorce has taken place according to the law parties.
नोट लिख के लिखो ये, द एक्सेप्शन रिगार्डिंग absence of spouse for 7 years only creates a bar on application of section 494. It does not automatically validate the second marriage if the application of divorce has not been filed by the living spouse before remarrying. In such cases, the first spouse may still challenge the validity of the second marriage. Yes, अब heading डालो mens rea of bigamy. Of bigamy. Bigamy without mens rea is not an offense. The mens rea here is the intention to violate the law which requires the parties to observe monogamy and the knowledge that such subsequent marriage is a void marriage. When divorce deed between the parties, when divorce deed between the parties declares the rights of the party to remarry ये लिखा declares the rights of the party to marry and an honest belief that the deed operated and the honest and an honest belief and on honest belief that the deed operated to dissolve the earlier marriage, comma, a party remarries, it is no offense. Thus, guilty knowledge is a necessary ingredient of offense under section 494.
अब आर वर्सेस टॉल्सन का केस लिख लो। आर वर्सेस टॉल्सन, द वाइफ टॉल्सन, ब्रैकेट में लिखो टॉल्सन, द वाइफ ब्रैकेट में टॉल्सन वाज डेजर्टेड, 1889 का केस है ये, ईयर नहीं लिखा। द वाइफ टॉल्सन वाज डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, stop, shortly thereafter he was informed that he had drowned at a sea. She waited for 6 years without being in any contact with him. After 6 years, she remarried and her husband reappeared. After 6 years, she remarried and her husband reappeared. Tolson was prosecuted for bigamy. The court held that Tolson had committed actus reus but was acquitted on the ground of absence of mens rea. The court observed that a bona fide belief based on reasonable grounds, a bona fide belief based on reasonable grounds in the death of the husband at the time of the second marriage afforded a good defense. ठीक है, अब इसी में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ये भेजूंगी, बाकी ऑलमोस्ट वी हैव जो भी रिलेवेंट चीजें हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे जो भी मैंने डिस्कशंस किए हैं उनको ऐड कर लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोलेमनाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड मैरिज। ये बहुत डिटेल में मैंने सबको नहीं लिखाया है यहाँ पे, बट प्लीज डू ऐड दोस पॉइंट्स ओवर हियर कि सोलेमनाइजेशन मींस सेलिब्रेटिंग द मैरिज विद प्रॉपर सेरेमनीज। ठीक है, बाकी मैं और चीजें भी भेजूंगी यहाँ पे, इसमें मैं एक पैराग्राफ पूरा भेजूंगी नीड फॉर सेरेमनी के ऊपर। ठीक है, तो जो नीड फॉर सेरेमनी है दैट विल रिटायरिएट दी essential of valid solemnization of the marriage that you can add in the essentials वाला aspect itself। ठीक है, ऑलराइट, उसी में कुछ केसेस भी हैं, उनको भी देख लेना। आई थिंक दैट्स ऑल, विल स्टॉप इट। आई विल आल्सो सेंड यू अ फ्यू केसेस, पर्टिकुलरली इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बाइगेमी जब आप आईपीसी में पर्टिकुलरली बात करोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ रिलीजन, if a person changes to a Muslim religion who's a Hindu and changes to Muslim religion only to get remarried, will that be will second marriage considered a valid marriage? ये किसमें कहा था? सरला मुद्गल के केस में। ठीक है, इसको रिटायरिएट किया गया लिली थॉमस के केस में। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में ये होल्ड किया गया कि जब एक पर्सन पर्टिकुलरली केवल रीमैरिज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिलीजन चेंज करता है तो उस पर्टिकुलर केस में सेकंड मैरिज को वैलिड नहीं मानते हैं। द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डाइवोर्स द स्पाउस इन द फर्स्ट मैरिज एंड ओनली इन दैट केस कैन द पर्सन बी सेड टू बी रीमैरिड। ठीक है, इसमें
मैंने जो केसेस दिए हैं पर्टिकुलरली वो वैलिडिटी के ऊपर ज्यादा है। एक और दो केसेस हैं जो बार बार ये पॉइंट्स रिटायरेट कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों मैरिजेस को वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने 5-6 पॉइंट्स दिए हैं जो अभी रिसेंटली कुछ हाई कोर्ट रिटायरेट किए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट द वाइफ, फर्स्ट वाइफ cannot give an consent to the second marriage. The consent of wife is absolutely immaterial. तो उसके ऊपर रिसेंटली जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केस आया है उसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्पाउस मैरिज कर रहा है, ठीक है, the prosecution can be proceeded only against that particular person, not against the family members of the erring spouse, ठीक है। तो जिस स्पाउस ने करा है रीमैरिज, केवल उसके अगेंस्ट में आप प्रोसीड करोगे, उसकी फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, पेरेंट्स के अगेंस्ट में प्रोसीड नहीं करोगे। एट बेस्ट व्हाट कैन दे बी इंडाइक्टेड फॉर? अबेटमेंट। समझ में आया? तो अगर मान लो सेकंड जो स्पाउस है जिस दूसरी शादी करी जा रही है, तो भी पता है कि पहला स्पाउस प्रेजेंट है, हाँ, तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? लेट्स से एक्स पर्सन है, ही इज अ मेल, ही इज ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन, व्हाई ही गेट्स रीमैरिड टू वन पर्सन जेड। दिस गर्ल जेड, she is aware of the fact that x and y are already married, yet she agrees to get married to the person. तो x की तो लाइबिलिटी 494 के अंदर बाइगेमी की है, ठीक है। जिस लड़की से उसने शादी करी है उसकी लाइबिलिटी क्या चीज की? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने? कि एक्स ने जिसने शादी करी वो तो लायबल है बाइगेमस मैरिज के लिए, पता है आपको, ठीक है। चार्ज कौन क्रिएट करेगा? अंडर सीआरपीसी 198 है ना, हाँ 198। हु कैन ब्रिंग अ केस, हु कैन फाइल अ केस इन केस ऑफ अ मेल? द मेल हिमसेल्फ, द अग्रीव्ड हस्बैंड हिमसेल्फ। अगर वो आर्मी में है देन बाय द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर फीमेल है तो वो खुद या उसके फादर मदर या फ्रेंड या फैमिली, ठीक है। ये है 198 में दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि जो फर्स्ट वाइफ है या हस्बैंड है उसके पास में तो 494 की रेमेडी है, तो फाइल द केस अगेंस्ट दी एरिंग स्पाउस। ये भी पॉइंट क्लियर होगा, केवल एरिंग स्पाउस के अगेंस्ट में होगा। तो जिस लड़की से वो शादी कर रहा है दूसरी से, जो जानती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उसका क्या ऑफेंस है? अबेटमेंट। शी इज एडिंग ना, अबेटमेंट बाय एडिंग, अबेटमेंट बाय पार्टिसिपेशन, या 114 ही आ जाएगा सीधा। द फीमेल इज प्रेजेंट हरसेल्फ एज एन अबेटर इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है। तो द अनदर स्पाउस, सेकंड स्पाउस, इफ ही और शी हैज द नॉलेज ऑफ द प्रायर सबसिस्टिंग मैरिज, द सेकंड स्पाउस विल बी लायबल फॉर द अबेटमेंट। The priest who is officiating the marriage will also become liable for the abatement. The people who are participating in the marriage knowing that the person is already married will also be liable for abatement of the offense. समझ में आ गई? तो ये उससे रिलेटेड एक दो तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा सोलमनाइज से रिलेटेड है। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है? प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है। दोनों मैरिजेस को विदाउट डाउट ड्यूली सोलमनाइज हुई है, ये एस्टैब्लिश करने का। बस ये कुछ हाई कोर्ट्स के रीसेंट पॉइंट्स हैं जो 2022-23 में आए हैं। बाकी इसमें और कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। प्लीज गो थ्रू दिस। आई विल टुडे सेंड यू ऑल द नोट्स ऑफ 493, 496 एंड 494। 495 यू आर प्रीटी अवेयर ऑफ कि जब दूसरी लड़की से भी ये बात छुपाई है कि मैं शादीशुदा हूँ, देन इट इज द सेकंड वाइफ हु विल गेट एन ऑप्शन टू प्रोसिक्यूट द मैन अंडर सेक्शन 495। तो 494 is the option available with the first wife or first husband, and 495 is the option available with the second spouse, ठीक है, provided he or she was not aware of the existence of the first marriage, ठीक। Stop it here, you guys on Tuesday.